नमस्कार मित्रों। लीगल एंड लॉजिकल विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों की चर्चा करते हैं, साथ में ही उन विषयों की भी चर्चा करते हैं जिनके कि जनता के ऊपर दूरगामी परिणाम आने होते हैं या जिन विषयों के सरोकार जो है बड़े लंबे होते हैं। तो आज हमने चर्चा का विषय लिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं में क्या लिखें और क्या ना लिखें, क्योंकि तमिलनाडु में एक छात्रा द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका के अंत में जय हिंद लिख देने भर से उसके उत्तर पुस्तिका को जांचा नहीं गया, उसे अमान्य कर दिया गया। तो मेरा ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं या जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है, उनके जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप इसके मर्म को समझ पाएंगे कि न्यायालय ने किस तरीके से छात्रों के हित में जो हैं वो फैसले दिए हैं और न्यायालय किन किन विषयों को लेता है। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं वो केस ले रहे हैं मिस कल्पना वर्सेस तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये केस हाई कोर्ट में चला मदुरई ब्रांच में, मद्रास की मदुरई ब्रांच में, और इसके जज थे बट्टू देवानंद जी। इस छात्रा के साथ ये हुआ कि इसने प्रीलिम पास कर लिया था और अपनी मुख्य परीक्षा में निबंध विषय जो आया कि प्राकृतिक संपदाओं के स्रोत और उनका संरक्षण, इस पर आप निबंध लिखिए। तो उसने निबंध लिखने के बाद अंत में लिख दिया, जय हिंद, आइए हम एकजुट होकर प्रकृति के साथ रहें। इतना लिखने के कारण उसकी कॉपी को अमान्य कर दिया गया, उत्तर पुस्तिका को अमान्य कर दिया गया। अब उसके नंबर जो आए वो 184 और जो कट ऑफ मार्क था वो 190। अब 6 नंबर से वो लड़की रह रही थी, क्योंकि उसको बहुत आत्मविश्वास था कि उसने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा किया है। तो उसने सूचना आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई और काफ़ी झंझटों के बाद, पहले तो उसको इधर उधर दौड़ाते रहे, फिर सूचना आयोग के कमिश्नर के इंटरफेयर करने के बाद जब आदेश हुआ कि आयोग को, लोक सेवा आयोग को, कि आप इस के रिजल्ट जो है वो उसके संबंध में जानकारी दें, तो उन्होंने लिख करके दिया कि आपके इस निबंध विषय में आपने ये लिख दिया था, जय हिंद, आइए एकजुट होकर प्रकृति के साथ रहें, इसलिए जो है वो हमने आपकी कॉपी को अमान्य कर दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर के वो लड़की हाई कोर्ट चली गई थी और वहाँ उसने रिट की। जस्टिस बट्टू जी ने छात्रा के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि जय हिंद शब्द किसी भी प्रकार से असंबद्ध नहीं है और ये जो इनका निर्णय है कॉपी को अमान्य करने का, वो पूरी तरीके से गलत है। और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि 1907 में चंपक नारायण पिल्लई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने आज़ाद हिंद फौज के गठन के साथ अपनी सेनाओं के मन में जोश भरने के लिए इस शब्द का बहुत प्रयोग किया और ये बाद में एक नारे की तरह प्रचलित हुआ। जय हिंद शब्द का मतलब होता है भारत की विजय, और इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। हालांकि आयोग ने अपनी पूरी की पूरी निर्देश दिखाए कि जिन निर्देशों में किन किन आधारों पर जो है वो छात्रों को जो है अमान्य किया जाता है और उनकी उत्तर पुस्तिका को अवैध किया जाता है। इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करूँगा, जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो जजमेंट दिया और आयोग के लताड़ लगाते हुए कहा कि आप इसकी उत्तर पुस्तिका को जांचिए और जांचने के बाद इसके जो नंबर आते हैं उसके आधार पर इसकी जो रैंक बनती है और जो नियुक्ति हो सकती है वो इसको दीजिए। तो इस तरीके से बड़ी मुश्किल के बाद एक शब्द, जय हिंद शब्द लिख देने के कारण उस छात्रा को इतना कष्ट उठाना पड़ा।
दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अभी मई 2019 में हुई थी इंट्री लेवल की जज के लिए। तो वहाँ पर जब उसकी कॉपी जांचने का नंबर जब आता है, कॉपी जांचने से पहले आंसर की देते हैं वो, तो जो आंसर की दी गई थी उसमें 41 सवाल जो है वो छात्रों ने कहा कि गलत हैं और 157 बच्चों ने उसकी शिकायत जो है वो करी। तो जब 157 बच्चों ने आयोग से शिकायत करी तो आयोग ने एक समिति बना दी कि इसमें देखे कि कौन कौन से सवाल किस तरीके से गलत हैं और किस तरीके से ये पेपर में दिए गए। तो आयोग की जो समिति बनी थी, उस समिति ने अपनी जांच करने के बाद ये पाया कि इसमें 30 सवाल ही जो हैं वो गलत हैं और कुछ के तो हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद में भी भिन्नता है। तो उन्होंने आयोग में जो उनका बोर्ड था उसने एक उपाय निकाला कि इसका एक उपाय ये हो सकता है कि इस 30 नंबर के पूरे प्रश्नों को हटा दिया जाए और 70 नंबर में जिन लोगों ने किया है उसको अनुपात के हिसाब से 100 नंबर में बांट दिया जाए। तो इसका बहुत से छात्रों ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 30 नंबर जिनके गलत हो गए उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके सही हैं उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 70 में क्या प्रतिशत आता है। तो वो इस बात से क्षुब्ध होकर के और कोर्ट में चले गए। अब जब कोर्ट में चले गए तो हाई कोर्ट की जो जज थी गौतम माधुरी जी, उन्होंने पूरे मामले को सुना और उन्होंने पाया कि छात्र बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि ये 30 सवाल हटा दिए जाएंगे और औसत के आधार पर, अनुपात के आधार पर जो है वो कॉपी जांची जाएगी तो उन छात्रों का नुकसान हो जाएगा जिनके के 30 में सवाल सही थे। तो उन्होंने आयोग को पुनः परीक्षा कराने का निर्देश दिया, री एग्जामिनेशन का ऑर्डर कर दिया। तो एक यहाँ पर यह बात आई कि आपकी जो आंसर की आती है उस आंसर की को भी रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से हमारे छात्र जो हैं वो रीचेक ही नहीं करते। आंसर की को रीचेक करना जरूरी कि उसका भी आंसर कितने प्रतिशत तक सही है। अब इसके साथ ही तीसरा जो है मामला उत्तर प्रदेश का बोर्ड का था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी एक बीरेन सिंह वर्सेस बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का मामला चला था। वो 2009-10 में टीजीटी की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में बच्चों को लगा कि नहीं, आंसर की के हिसाब से जो है ये सवाल जो हैं वो गलत हैं। वो मामला कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उस मामले में पाया कि इसमें 7 सवाल गलत हैं और उन्होंने 7 सवाल जिन लोगों के थे और जिन लोगों ने याचिका दायर की थी, 77 लोगों ने जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा इसका री एग्ज़ाम ले लिया जाए और इसका री एग्ज़ाम लेने के बाद इनका जहाँ पे मार्क्स में आते हैं वहाँ पे इनको फिट कर दिया जाए और जो लोग अगर पीछे वाले इनसे रह जाएंगे तो उनको फिर टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इस डिसीजन से क्षुब्ध होकर के ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके लिए एक समिति बैठेगी और समिति जो है वो तय करेगी कि इसमें क्या करना चाहिए। और हाई कोर्ट को उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो हर प्रकार से योग्य नहीं है कि आप क्वेश्चन के आंसर भी जो है वो सिद्ध करेंगे, इसको एक समिति ही करेगी। और उन्होंने एक समिति पूरी बनवाई, उसने जो आंसर बनाए उसके हिसाब से रिवैल्यूएट करने के लिए कहा, उसके हिसाब से आंसर की का कहा। इस तरीके से उन्होंने इस बात का निपटारा किया। अब जो कॉपी की जो बात थी कि मैं आपसे बता रहा था कि क्या क्या चीज़ आयोग ने रखी थी, ये तीनों मैंने आपके आयोग के उदाहरण दिए। तो जो मद्रास हाई कोर्ट में आयोग ने कहा, तो आयोग ने सबसे पहला जो शर्त रखी थी कि लाल या नीला पेन, ये 2 पेन आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि नीला या काला पेन, ये आप 2 आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने एक बार नीले पेन का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है तो अंत तक आपको नीले पेन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपने बीच में काले पेन का प्रयोग कर दिया है तो आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि आप वाइटनर का या रबड़ का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने इसका प्रयोग कर दिया है तो आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य कर दी जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि आप अंडरलाइन वगैरह के लिए स्केच पेन का या पेंसिल का या और किसी भी तरीके का आप प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी कॉपी अमान्य कर दी जाएगी। चौथा उन्होंने कहा कि आप धर्म संबंधित कोई भी स्लोगन उसमें नहीं लिख सकते, कि जैसे आपने लिख दिया जय श्री राम, या आपने और अल्लाहू अकबर लिख दिया, या आपने और कोई इस तरीके की धर्म से संबंधित टिप्पणी कर दी, जय बजरंगबली लिख दिया, तो ये सब आपकी कॉपी अमान्य कर दी जाएगी। चौथा उन्होंने कहा कि जिस जगह पर आपको अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखने के लिए कहा गया है आप वहीं पे लिखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपने उत्तर पुस्तिका की किसी और जगह पर भी लिख दिया तो ये आपकी कॉपी अमान्य कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उत्तर पुस्तिका में यदि आप अपना फ़ोन नंबर या अपना नाम और कई अन्य जगह भी लिखते हैं तो भी आपकी कॉपी अमान्य कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात समझ में आई चर्चा में, कि जब भी कोई लेटर लिखना होता तो हमारे छात्र नहीं जानते। वो क्या करते हैं अधिकतर कि जैसे कोई लेटर लिखने के लिए आया, छुट्टी की एप्लीकेशन या और किसी तरीके की एप्लीकेशन कि आपको म्यूनिसिपल से अपना कूड़ा हटवाना है या और किसी तरीके एप्लीकेशन के मामले में, तो सबसे अंत में वो अपना नाम और रोल नंबर लिख देते हैं और ये नहीं जानते कि ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि निर्देशों के हिसाब से जो है ये अमान्य हो जाएगा। तो इसमें जो छात्र हैं वो हमारे नाम की जगह पे का, खा, गा का इस्तेमाल कर सकते हैं या ABC आप लिख सकते हैं। और फ़ोन नंबर तो लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे आपको फ़ोन नंबर नीचे नहीं डालना है, ना अपना पता डालना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आप ना तो कलर पेंसिल का, ना अंडरलाइन करने में किसी कलर का, ये भी आप उपयोग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कई जगह पर जो धार्मिक चिन्हों की बात करी उन्होंने कि धार्मिक चिन्ह भी आप नहीं बना सकते। ये बच्चे अधिकतर जो है वो गलती कर देते हैं कि अपनी उत्तर पुस्तिका के शुरुआत में ही लिख देते हैं ओम, क्योंकि वो उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, या 786 लिख देते हैं जो लोग, तो अंत में या तो लिख देते हैं, तो ये भी आपकी कॉपी सब इसमें अमान्य हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से हमको उत्तर अपने लिखने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इतना तो इसमें लिखा ही है। और परीक्षक के लिए भी किसी प्रकार की अपील नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कि आप अपील करते हैं बहुत से लोग कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे नंबर जो है वो मैं बीमार हो गई थी या अमान, पूरी कॉपी आपकी अमान कर दी जाएगी बिल्कुल भी। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही सेवा आयोग ने कि अगर आप अपने प्रश्न से संबंधित यदि और कोई चीज़ दूसरी तरीके की लिखते हैं, यदि आपसे पूछा जा रहा है ए के बारे में और आप बी के बारे में भी उसको जोड़ करके, अधिकतर लोग सोचते हैं कि लंबा लिख दें हम, 1 पन्ने का 2 पन्ने का, तो अगर आपने असंबद्ध चीज़ों को उसमें लिख दिया है तो आपकी कॉपी अमान्य कर दी जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा, आप समझेंगे कि मैं फेल हो गया, लेकिन वो कॉपी अमान्य कर दी जाती है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मत लिखिए, 4 लाइन आती है 4 लाइन लिखिए, लेकिन आप पूरा की पूरा जो है उसमें असंबद्ध चीज़ों को मत जोड़िए। तो एक तो ये पूरी की पूरी जो हमारे छात्रों के लिए बहुत कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उसी में ये सारी चीज़ें मुझे भी प्राप्त हुई, और वहीं से मैंने ये कल्पना वर्सेस तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जजमेंट है उसमें दिया हुआ था, तो उससे मैंने ये आपको बताया। अब इसके अतिरिक्त जो है वो सूचना के अधिकार के मामले में भी जो है वो कोर्ट के जो 2-3 नियम आए हैं, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो भी छात्रों के हित में बहुत ज़्यादा हैं। कि सबसे पहला तो यह है छात्रों के हित में कि कॉपी जांचने के बाद आप जब कॉपी को देखने के लिए मांगते हैं तो वो आपको नहीं दिखाई जाती है। वो आयोग ये कहता है या CBSE कहता है कि भाई हमारे यहाँ ये नियम बना हुआ है कि हम आपकी रीवैल्यूएशन तो कर देंगे, कि जोड़ तो देंगे कि कितने नंबर थे, दोबारा से कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया, आपकी सेकंड कॉपी भी लगी है कि नहीं लगी है, और आपकी उपस्थिति में नहीं दिखाएंगे, ये सब अकेले ही करेंगे। इस तरीके से उन्होंने तमाम सारी चीज़ें कही थी कि ये सब उसका हनन है, सोवर्निटी का और संस्थान की स्वायत्ता का सवाल है, ये सब कहते हुए उन्होंने तमाम बार मना किया हुआ था। लेकिन
सीबीएसई के एक मुकदमे में, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया था सन 2011 का, ये बहुत ही बढ़िया मुकदमा था, जिस पे उन्होंने साफ कर दिया था कि सूचना के अधिकार की धारा 2F के अंतर्गत कॉपी देखने का अधिकार है छात्र को। और उन्होंने सीबीएसई को कहा था कि आप इनकी जची हुई कॉपी इसको देखने को दें, जिससे वो देख करके बताए कि उसके जो नंबर हैं वो सही जुड़े हैं कि नहीं, कोई नंबर रह गया है कि नहीं। अगर ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि सूचना के अधिकार में ये अधिकार छात्र का है कि यदि उसको इतना आत्मविश्वास है तो वो बिल्कुल देखना चाहेगा, क्योंकि सभी लोग तो आपके पास आएंगे नहीं कि सभी चले आएंगे आरटीआई में। दूसरा इसी तरीके का मिलता जुलता था एक शार्दुल मिश्रा का, उसका भी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से था, वहाँ भी उसको कॉपी नहीं दिखा रहे थे। तो उसमें भी जो शार्दुल मिश्रा वर्सेस यूपी स्टेट वाले में भी जस्टिस ठाकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ जो थी, उन्होंने भी आदेश दिया कि नहीं साहब, ये कॉपी देखने का अधिकार छात्र का है, सूचना के अधिकार में ये उसका अधिकार है। और उन्होंने भी वही धारा 2FG सब पूरा के पूरा उसका परिभाषा भी दी और कहा कि नहीं, ये छात्र को उसकी कॉपी दिखाई जाए। और साथ में उन्होंने वो 2011 के सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख किया कि वो निर्णय दे चुके हैं, इसके बार बार हमारे पास ये लोग दिखाते नहीं और हमारे पास छात्रों को आना पड़ता है। और बड़ी कड़ाई से उन्होंने कहा। तो मैंने ये सारी बातें आपके संज्ञान में डाली हैं अपने छात्रों के, अभिभावकों के, कि वो ध्यान दें इस चीज़ पर कि यदि उनको लगता है कि कहीं कोई कमी है तो वो इस तरीके से जो है इन जजमेंट्स को डाउनलोड करके ले सकते हैं, गूगल में अवेलेबल हैं, पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई आगे की कर सकते हैं। लेकिन जो कॉपी में नहीं लिखना है वो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ध्यान कर दे करके। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, मेरी आलोचना भी करिएगा, और अन्य किसी विषयों पर यदि आप मेरा वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा भी। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।